नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और एसबी पीडी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स को हमेशा उम्मीद से ज्यादा मार्क्स कैसे मिल जाते हैं? आज मैं आपको इसका वो मनोवैज्ञानिक सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पहला इंप्रेशन इक्वल टू पूरे मार्क्स। परीक्षक की साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करें। चलिए सबसे पहले समझते हैं पहली छाप का मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशन। जरा इमेजिन कीजिए, जो एग्जामिनर हजारों कॉपियां चेक करते हैं उनकी हालत क्या होती होगी। लगातार कॉपियां जांचने और बार बार फैसले लेने की वजह से वे मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थक जाते हैं। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं डिसीजन फटीग, यानी मानसिक थकान। इस भयानक थकान से बचने के लिए उनका दिमाग तेजी से काम करने वाले मानसिक शॉर्टकट्स का सहारा लेता है। कड़वा सच तो ये है दोस्तों कि वे आपके उत्तर का हर एक शब्द गहराई से नहीं पढ़ते, बल्कि आपके उत्तर के शुरुआती अंदाज से ही वे आपकी काबिलियत का पूरा अंदाजा लगा लेते हैं। तो हम इस साइकोलॉजी को अपने फायदे के लिए कैसे कंट्रोल करें? यहीं पर काम आती है एक कमाल की मनोवैज्ञानिक तकनीक जिसे कहते हैं न्यूरल प्राइमिंग। इसका सीधा सा मतलब है अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर और जानबूझकर ऐसा इस्तेमाल करना जिससे एग्जामिनर के दिमाग में आपके प्रति तुरंत एक पॉजिटिव इमेज बन जाए। आपके चुने हुए सही शब्द उनके दिमाग को आपको अच्छे नंबर देने के लिए पहले से ही तैयार कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये करना कैसे है। इसका जवाब छुपा है शुरुआती 30 शब्दों की ताकत में। जी हाँ, आपने उत्तर के पहले 30 शब्द ही ये तय कर देते हैं कि आपको कैसे मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपकी शुरुआत के ये शब्द एकदम सटीक और दमदार हैं, तो एग्जामिनर को तुरंत ये मैसेज जाता है कि आपको इस विषय की गहरी समझ है और आप उनके सामने एक एक्सपर्ट की तरह दिखते हो, और फिर वे आपको पूरे उत्तर को उसी बेहतरीन नजरिए से पढ़ते हैं। अब सवाल आता है, परीक्षा में उत्तर लिखते समय न्यूरल प्राइमिंग का इस्तेमाल करके पहले 30 शब्द कैसे लिखने चाहिए? परीक्षा में न्यूरल प्राइमिंग का सीधा सा मतलब है परीक्षक के दिमाग को पहले ही वाक्य से संकेत देना कि आप विषय के जानकार हैं। जब आप बिना घुमाए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और मजबूत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो परीक्षक का दिमाग अनजाने में ही आपको टॉपर की श्रेणी में रख देता है। शुरुआती 30 शब्दों में न्यूरल प्राइमिंग का इस्तेमाल करने के 3 मुख्य नियम है। पहला, कचरा हटाएं। जैसे कि इस उत्तर में हम चर्चा करेंगे कि, या फिर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जैसे घिसी पिटी बातों से शुरुआत कभी ना करें। दूसरा, तकनीकी शब्दों का तुरंत प्रहार। विषय से जुड़े भारी और सटीक शब्दों का इस्तेमाल पहले ही वाक्य में करें। तीसरा, उत्तर की दिशा तय करें। आपके पहले वाक्य को पढ़कर ही परीक्षक को समझ आ जाना चाहिए कि आपके पूरे उत्तर का सार क्या है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सब्जेक्ट के हिसाब से बताता हूं। आपको ध्यान देना है मेरी बातों पर और अपनी नजर रखनी है मोबाइल की स्क्रीन पर। इतिहास का एक प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे? आप इसका आंसर कैसे देंगे? हो सकता है कि आप ऐसी शुरुआत करें, 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसके बहुत सारे कारण थे जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। ये एक जनरल स्टार्टिंग है जो आपको कुछ खास बेनिफिट नहीं देगी, पर यदि आप शुरुआत इस तरह करते हैं जैसे 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दशकों पुरानी शोषक आर्थिक नीतियों, विस्तारवादी राजनीतिक मंसूबों और सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप का संक्षिप्त परिणाम था, तो आपने ये स्टार्टिंग में ही साबित कर दिया कि आपको विषय की गहरी समझ है। अब आगे व्याख्या लिखी है। इसका प्रभाव, शोषक आर्थिक नीतियां, विस्तारवादी जैसे शब्दों ने तुरंत आपकी अथॉरिटी साबित कर दी। अब एग्जामिनर आपको गंभीरता से लेगा जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। इस बार विज्ञान से एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख प्रभाव क्या हैं? अब हो सकता है कि आप ऐसा लिखें, ग्लोबल वार्मिंग आज के समय की बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इससे दुनिया भर में गर्मी बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग से बहुत नुकसान हो रहा है।
जो कि एक कमजोर शुरुआत है। ये एक सामान्य आंसर है जो कि न्यूज़पेपर में रोज लिखा आता है। इसमें नया क्या है? यदि आप लिखते हैं एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसों CO2 मीथेन के अत्यधिक उत्सर्जन से उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग ने वैश्विक जलवायु चक्र को बाधित कर दिया है, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। तो आपने सीधा एग्जामिनर को बता दिया है कि ये आंसर कोई तुक्का नहीं है, आपको विषय की गहरी समझ है। एंथ्रोपोजेनिक उत्सर्जन जलवायु चक्र जैसे सटीक वैज्ञानिक शब्द एग्जामिनर को यह समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि आपको विषय की कितनी अच्छी समझ है। अब एक एग्जाम्पल राजनीति विज्ञान से और लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। राजनीति विज्ञान का एक प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है? आप यदि इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखते हैं जैसे कि हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार भाग 3 में हैं और हर देशवासी के लिए बहुत जरूरी है, तो आपको कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, आप यदि लिखते हैं कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित मौलिक अधिकार केवल कानूनी गारंटी नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को स्थापित करते हैं और राज्य की सत्ता के मनमाने रवैये पर अंकुश लगाते हैं, तो अनुच्छेद का सीधा जिक्र और राजनीतिक लोकतंत्र मनमाने रवैये पर अंकुश जैसे शब्द अपना असर दिखाते हैं और एग्जामिनर आपको इसका बेनिफिट दे देता है। अब मैं आपको एक टिप देता हूं, उत्तर लिखना शुरू करने से पहले 5 सेकंड रुकें और सोचें इस उत्तर का सबसे मुख्य तकनीकी शब्द या सिद्धांत क्या है। बस उसी शब्द से अपना पहला वाक्य शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन माने कि आप भी टॉपर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब बात करते हैं उत्तर के मुख्य भाग को कैसे लिखें। पहली छाप अच्छी बनाने के बाद उत्तर के मुख्य भाग को कैसे संरचित करना चाहिए ताकि परीक्षक अंत तक आपसे प्रभावित रहे। शानदार शुरुआत से आपने परीक्षक का ध्यान खींच लिया है और उन्हें यकीन दिला दिया है कि आप विषय को समझते हैं, लेकिन आपको असली मार्क्स उत्तर के मुख्य भाग से ही मिलेंगे। मानसिक रूप से थके हुए परीक्षक के लिए मुख्य भाग लिखते समय आपका लक्ष्य उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर करना नहीं है, बल्कि उन्हें उत्तर स्कैन करने में मदद करना है। इससे इस तरह से स्ट्रक्चर करें कि परीक्षक बिना मेहनत के ही आपके सारे मुख्य बिंदु देख ले। उत्तर के मुख्य भाग को बेहतर बनाने के लिए मैं आपको 4 टिप्स दे रहा हूं। पहली टिप्स है पैराग्राफ की दीवारें तोड़ें। एग्जामिनर बड़े बड़े पैराग्राफ देखकर घबरा जाते हैं या फिर उन्हें छोड़ देते हैं। कभी भी 4 या 5 लाइन से बड़ा कोई पैराग्राफ ना लिखें। जहां भी संभव हो लंबे पैराग्राफ्स को बुलेट पॉइंट्स में बदल दें, क्योंकि पॉइंट्स पढ़ने में आसान होते हैं और परीक्षक उन्हें मानसिक रूप से गिनकर नंबर दे देते हैं, जैसे 4 पॉइंट्स बराबर 4 मार्क्स। दूसरी टिप्स है हर नए विचार को एक स्पष्ट गहरे रंग या अंडरलाइन की हुई सब हेडिंग दें। अगर प्रश्न के 2 या 3 हिस्से हैं तो हर हिस्से के लिए अलग सब हेडिंग होनी चाहिए। अगर प्रश्न है 1857 के विद्रोह के कारण और परिणाम बताएं, तो इसका आंसर देने के लिए सीधा लिखना शुरू कभी ना करें। आपकी कॉपी में स्पष्ट रूप से विद्रोह के प्रमुख कारण और विद्रोह के दूरगामी परिणाम जैसी सब हेडिंग से दिखनी चाहिए। तीसरी टिप्स, परीक्षक की आंखें पन्ने पर तेजी से दौड़ती हैं। आप जहां चाहते हैं उनकी नजर वहीं रोकने के लिए मुख्य तथ्यों को अंडरलाइन करें। महत्वपूर्ण तिथियां, आंकड़े, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, समितियों के नाम या तकनीकी शब्द अंडरलाइन करें, लेकिन ध्यान रखें पूरी की पूरी लाइन अंडरलाइन ना करें, इससे इसका असर समाप्त हो जाता है। और चौथी टिप्स है अगर समझ हो तो छोटे फ्लो चार्ट, हब एंड स्पोक मॉडल यानी बीच में मुख्य बिंदु, 4 और तीर निकालकर सब पॉइंट्स बनाएं। एक साधारण सा डायग्राम परीक्षक को यह बता देता है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आपका उत्तर एक घने जंगल जैसा नहीं होना चाहिए जिसमें परीक्षक को रास्ता खोजना पड़े। ये एक हाईवे जैसा होना चाहिए जहां सब हेडिंग्स और अंडरलाइन किए गए शब्द साइन बोर्ड का काम करें और परीक्षक को सीधे अच्छे मार्क्स तक ले जाएं। अब बात करते हैं परीक्षा में उत्तर का अंत कैसे करना चाहिए। एक अच्छे और प्रभावी निष्कर्ष लिखने के क्या तरीके हैं। जैसे शुरुआत पहली छाप का काम करती है, वैसे ही आपका निष्कर्ष मनोविज्ञान के रीसेंसी इफेक्ट का फायदा उठाता है।
इसका मतलब है कि परीक्षक के दिमाग में सबसे ताजा याद वही होती है जो उसने आखिर में पढ़ी है। यही आखिरी पैराग्राफ तय करता है कि आपको 10 में से 5 नंबर मिलेंगे या फिर 7 या 9। एक बेहतरीन निष्कर्ष कभी भी ऊपर लिखी गई बातों का उबाऊ दोहराव नहीं होता। यह पूरे उत्तर का निचोड़ और एक आगे का रास्ता होना चाहिए। विशेष रूप से अर्थशास्त्र, पर्यावरण, राजनीति या करंट अफेयर्स के सवालों में कभी भी समस्या पर उत्तर खत्म ना करें। हमेशा एक समाधान या भविष्य के कदम का सुझाव दें। परीक्षक उन छात्रों को बेहद पसंद करते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। क्या लिखें? किसी नई तकनीक, सरकारी योजना या सुधार का जिक्र करें जो स्थिति को बेहतर बना सकता है। अपने निष्कर्ष को किसी बड़े विजन के साथ जोड़ें, जैसे सतत विकास लक्ष्य, नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या विजन 2047। आप लिख सकते हैं, अतः महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये SDG 5 यानी लैंगिक समानता को हासिल करने और भारत को एक समावेशी महाशक्ति बनाने की दिशा में सबसे अनिवार्य कदम है। अगर आपने प्रस्तावना में कोई कहानी, कोई कोट या किसी दार्शनिक विचार से शुरुआत की थी, तो निष्कर्ष में वापस उसी का संदर्भ दें। इससे परीक्षक को लगता है कि आपका पूरा उत्तर एक बहुत ही सुविचारित तरीके से बुना गया है। चाहे प्रश्न में कितनी भी बड़ी चुनौती जैसे आतंकवाद, गरीबी या जलवायु परिवर्तन क्यों न पूछी गई हो, आपका अंतिम वाक्य कभी भी निराशाजनक नहीं होना चाहिए। हमेशा ये दिखाएं कि सही नीतियों और प्रयासों से बदलाव संभव है। अब मान लो कि आप कृषि संकट पर निष्कर्ष लिख रहे हैं और आपने लिख दिया कि हम कह सकते हैं कि किसानों की हालत खराब है और सरकार को उनकी मदद के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। तो आपने कौन सा तीर मार लिया? ये तो कोई भी लिख सकता है। यदि आप इसको लिखते हैं कि अतः भारतीय कृषि को निर्वाह खेती से निकालकर एक लाभदायक उद्यम में बदलने के लिए MS स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों का प्रभाव क्रियान्वयन समय की मांग है, तो एग्जामिनर आपको वैल्यू देगा। निष्कर्ष लिखते समय इन कंक्लूजन, टू सम अप या निष्कर्षतः जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन इन्हें बहुत लंबे पैराग्राफ में ना लिखें। 3 से 4 लाइनों का एक क्रिप्स और पैना पैराग्राफ सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। हो सकता है कि आज का ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया हो और आपको बोरियत लग रही हो, लेकिन इस वीडियो में मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में मील का पत्थर साबित होंगी, ऐसा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब मेरी आपसे एक शिकायत है, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जबकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने SBPD अकेडमी को ज्वाइन किया है? यदि नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें और अपना करंट अफेयर फ्री क्विज अपडेट करें। हमारी वेबसाइट पर आपको मिलता है सर्टिफाइड कंटेंट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पार्ट टाइम अर्निंग करनी हो तो आप SBPDacademy.com पर जरूर जाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।